नमस्ते एवरीवन। आज हम अपनी जो क्लास शुरू करने वाले हैं वो पूरी की पूरी सीरीज शुरू कर रहे हैं जो डेडिकेटेड है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के लिए, जो एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पढ़ाया जाता है। ठीक है। ये सब्जेक्ट एक ब्रिज है जो इकोनॉमिक्स के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को बिजनेस के प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग के साथ कनेक्ट करता है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे अलोकेट करें ताकि फर्म अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। और आज की क्लास के थ्रू हम ये डिस्कस करेंगे कि मैनेजरल जो मैनेजरल इकोनॉमिक्स है उसका स्कोप क्या है, इसका रोल क्या है बिजनेस ऑपरेशन में, और कैसे डिसीजन मेकिंग और मार्जिनल एनालिसिस एक मैनेजर के लिए पावरफुल टूल बन जाते हैं। सोचने वाली बात ये है कि जब एक फर्म के पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, ग्रोथ इंश्योर करना या स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन देना, तब मैनेजर कैसे डिसाइड करता है कि बेस्ट ऑप्शन क्या है। इसी सवाल का जवाब हमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स देता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला लेसन और समझते हैं कि इकोनॉमिक्स सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल किट है जो हर मैनेजर के पास होना चाहिए। हर एक मैनेजर को पता होना चाहिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स वर्क कैसे करता है। लेट्स गो फॉरवर्ड। सबसे पहले हम समझेंगे फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। आज हम जिन चीजों को कवर करने वाले हैं इस लेसन में वो देख लीजिए। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, उसके बाद हम बिजनेस ऑपरेशंस, फिर कोर कॉन्सेप्ट, डिसीजन मेकिंग और मार्जिनल एनालिसिस तक जाएंगे। अब फंडामेंटल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है इकोनॉमिक्स के ब्रॉडर सब्जेक्ट से जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो कैसे अलग है और क्यों एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच की तरह इसे देखा जाता है। सिंपल शब्दों में ये इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशन है फर्म लेवल पे। सेकंड हम देखेंगे स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, मतलब मैनेजर्स कैसे इकोनॉमिक प्रिंसिपल यूज करके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जैसे प्राइस डिसीजन, प्रोडक्शन, प्लानिंग और रिसोर्स अलोकेशन। थर्ड हम डिस्कस करेंगे कोर कॉन्सेप्ट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है। यहां हम एमिनेंट इकोनॉमिक्स के व्यूज भी देखेंगे जिससे सब्जेक्ट का हिस्टोरिकल और थियोरेटिकल बैकग्राउंड क्लियर होगा। और फोर्थ हम डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस फर्म्स। तो हर कंपनी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना नहीं होता है। कभी ग्रोथ, कभी रेवेन्यू, कभी मैनेजरियल सेटिस्फैक्शन, ये भी कभी कभी कंपनियों के गोल होते हैं। इसके लिए अलग अलग थ्योरीज हैं जो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे और फाइनली हम जाएंगे मैनेजरियल एनालिसिस तक, जो एक पावरफुल टूल है बिजनेस डिसीजन मेकिंग। ये बताता है कि एक और यूनिट प्रोड्यूस करना, एक और यूनिट बनाना, एक वर्कर हायर करना या एक रुपया इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। तो बाय बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपको क्लियर होगा कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे बिजनेस डिसीजन को गाइड करता है। कीप दीज ऑब्जेक्टिव्स इन योर माइंड, क्योंकि यही फ्रेमवर्क है आज के इस पूरे चैप्टर का, पूरी क्लास का। सो लेट्स फॉलो। नाउ वी मूव ऑन द इंट्रोडक्शन। So where we define economics and managerial economics in a structured manner. इकोनॉमिक्स को हम क्या मानते हैं? तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑप्टिमल यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। तो इकोनॉमिक्स क्या है? जो इकोनॉमिक्स को हम ऐसे साइंस के रूप में समझते हैं जो स्कार्स रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन सिखाता है, ताकि
अनलिमिटेड ह्यूमन नीड्स और डिमांड्स को फुलफिल किया जा सके। जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और पॉपुलेशन कॉन्स्टेंटली बढ़ती है, तब हंगर, पॉवर्टी, इनकम इनइक्वलिटी, ये सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। इकोनॉमिक्स हमें गाइड करता है कि रिसोर्स को इफिशिएंटली मैनेज कैसे किया जाए। इकोनॉमिक्स टीचेस हाउ टू मैनेज रिसोर्सेज इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। नाउ वी विल गो फॉर द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। हमें इकोनॉमिक्स समझ में आ गया है। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, दिस अप्लाइज the principles of economics at micro level, typically within the firm. It is a study of allocating resources available to a firm or management to produce goods and services. It's goal oriented and aims to maximize the achievement of objectives. And managerial economics is considered a small part of economics. Let's understand it. तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल को माइक्रो लेवल पर अप्लाई करता है, स्पेसिफिकली एक फर्म के कॉन्टेक्स्ट में। ये स्टडी करता है कि एक मैनेजर अपने लिमिटेड रिसोर्सेज, कैपिटल, लेबर और टेक्नोलॉजी को कैसे एलोकेट करे ताकि गुड्स और सर्विसेज इफिशिएंटली प्रोड्यूस किए जा सके। ठीक है। और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है। कैसा होता है? हमेशा गोल ओरिएंटेड ही रहता है। ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करना, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट मिनिमाइजेशन या सस्टेनेबल ग्रोथ, और भी चीजें मैक्सिमाइज करना, मार्केट में अपने आप को एस्टेब्लिश करना। अब ये याद रखिए कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का एक स्पेशलाइज और छोटा पार्ट है जो फर्म लेवल पर डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है, जिसका फोकस ही फर्म लेवल है। इस तरह इकोनॉमिक्स एक ब्रॉडर डिसिप्लिन है जो सोसाइटी के लेवल पर रिसोर्स एलोकेशन को एड्रेस करता है, जबकि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक अप्लाइड ब्रांच है जो फर्म के अंदर रेशनल और एफिशिएंट मैनेजरियल डिसीजंस को इंश्योर करता है। I hope you got it. Let's go forward. So now let's discuss the meaning and definition of managerial economics. So now here we are going to understand what is managerial economics. So managerial economics is fundamentally a branch of economics applied to business decision making. It is primarily considered applied microeconomics. तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आपका अप्लाइड माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहलाता है, क्योंकि ये कहाँ पे फोकस करता है? ये फर्म लेवल प्रॉब्लम्स पे फोकस करता है, नॉट ऑन द इकोनॉमी एज होल। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज डायरेक्टली अप्लाइड टू द बिजनेस डिसीजन मेकिंग। ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब स्कोप की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं? स्कोप की बात करते हैं। तो इस डिसिप्लिन का स्कोप काफी ब्रॉड है। ये एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, लॉजिक, रीजनिंग, इकोनॉमिक लॉज, थ्योरीज और एनालिटिकल टूल इंक्लूड होते हैं। इन टूल्स का यूज करके मैनेजर इकोनॉमिक फिनोमिना को समझते हैं, ऑप्शंस को इवेल्युएट करते हैं और रिसोर्सेज को एफिशिएंटली अलोकेट करते हैं। आई होप यू गॉट इट। नाउ वी आर गोइंग फॉर द हिस्टोरिकल context. The subject gained popularity following the publication of the book Managerial Economics by Zoldin in 1951. तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की पॉपुलैरिटी तब हुई, या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को पॉपुलैरिटी तब मिली जब जोल डीन ने अपनी फेमस बुक मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पब्लिश की 1951 में। उसके बाद ये सब्जेक्ट मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स के बीच एक इम्पोर्टेंट ब्रिज बन गया। तो उसे हम कह सकते हैं कि वो जो बुक है जोल डीन की 1951 की किताब, वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की नींव का सबसे बड़ा पत्थर है। रोल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, लेट्स डिस्कस दिस। रोल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ये डिसीजन मेकिंग
और फॉरवर्ड प्लानिंग को फैसिलिटेट करता है बाय इंटीग्रेटिंग इकोनॉमिक थ्योरी और बिजनेस प्रैक्टिसेस। इट फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग बाय इंटीग्रेटिंग इकोनॉमिक्स थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिसेस। ठीक है। सेकंड क्या है आपका? इट इंक्लूड it conducts economic analysis for identifying problems, organizing information, and evaluating alternatives. तो ये इकोनॉमिक एनालिसिस करता है ताकि प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो सके, इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज हो सके, ठीक है, और अल्टरनेटिव्स इवेल्युएट किया जा सके। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट ये है कि ये it bridges the gap between traditional economic theories and real business situations by offering tools for efficient decision making and demonstrating the interaction between various functional areas of firm. How? Let's understand it. और तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी को रियल बिजनेस सिचुएशन के बीच का जो गैप है, रियल जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी है और रियल बिजनेस सिचुएशन है, दो चीजें जो ये हैं, इनके बीच के गैप को ये फिल करता है। आई होप यू गॉट इट। मतलब ये प्रैक्टिकल टूल प्रोवाइड करता है जो मैनेजर्स को एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें और फर्म के डिफरेंट फंक्शनल एरियाज को एरियाज के इंटरेक्शन को समझने में हेल्प करे। एक बार फिर से समझाता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी और रियल बिजनेस सिचुएशन के बीच के गैप को ब्रिज करे। मतलब ये प्रैक्टिकल टूल प्रोवाइड करे जो मैनेजर को एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे और फर्म के डिफरेंट फंक्शनल एरियाज को इंटरेक्शन एरियाज के इंटरेक्शन को समझने में हेल्प करे। आई होप यू गॉट इट। नाउ वी आर गोइंग फॉर द अल्टरनेटिव नेम्स। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को कभी कभी बिजनेस इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स ऑफ फर्म भी कहा जाता है। तो ओवरऑल मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक अप्लाइड और प्रैक्टिकल ब्रांच है जो मैनेजर्स को रेशनल और गोल ओरिएंटेड डिसीजन लेने में मदद करता है, इंश्योरिंग कि फर्म के ऑब्जेक्टिव्स एफिशिएंटली अचीव हो सके। यू गॉट इट? लेट्स गो फॉरवर्ड। Now let's discuss the characteristics and nature of managerial economics. So first we will talk about the microeconomics in character. Microeconomics in character. तो ये सब्जेक्ट इंडिविजुअल फर्म्स के बिजनेस के डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम पे फोकस करता है। इसका इम्पैक्ट नेशनल इकोनॉमी पर डायरेक्टली बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन फर्म लेवल पर डिसीजन के लिए ये हाईली रिलेवेंट है। अंडरस्टूड? सेकंड है आपका प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब ये है कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है और थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स के एब्स्ट्रैक्ट और कॉम्प्लेक्स इश्यूज को अवॉइड करता है। मैनेजर को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए वर्केबल आंसर चाहिए होते हैं और मैनेजर इकोनॉमिक्स उन्हें वही देता है। अब बात आती है आपके थर्ड थिंग, थ्योरी ऑफ फर्म। तो ये रिकॉग्नाइज करता है कि फर्म का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। इस वजह से ये फर्म को अलग ट्रीट करता है कंपेयर टू गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो वेलफेयर ओरिएंटेड अप्रोच फॉलो करते हैं। नाउ वी कम फॉर द फोर्थ पॉइंट, दैट इज द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। मतलब ये एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंसेस के अंदर बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की तरह आइडियल सॉल्यूशन पर फोकस नहीं कर रहा है, बल्कि
प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पर एम्फेसिस कर रहा है। विद इन द टाइम एक सॉल्यूशन हमें मिल जाए जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। फिफ्थ आप आते हैं तो फिफ्थ आपका है गोल ओरिएंटेड एंड प्रिस्क्रिप्टिव। ठीक है, इसका मेन एम है मैनेजरियल प्रॉब्लम को एनालाइज करना और उनके लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन सजेस्ट करना। इसे हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसिप्लिन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? एक प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसिप्लिन भी कह सकते हैं। फाइनली अब हम कहाँ आ जाते हैं? तो अब आखिरी हमारा बचता है कॉन्सेप्चुअल एंड मैट्रिकल। तो managerial economics both conceptual and managerial economics is both conceptual and metrical। एक strong framework of established economic concept पर बेस्ड है और quantitative tools का यूज करके बिजनेस प्रॉब्लम्स को एनालाइज करता है। तो कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करता है और मेट्रिकुलर डेटा को भी फॉलो करता है, मेट्रिकुलर कंडीशंस को भी फॉलो करता है। आई होप यू गॉट इट। नाउ वी विल फॉरवर्ड। Now let us compare traditional economics with managerial economics. So focus जो economics है, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स डील्स विद द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल इटसेल्फ, मतलब ये सब्जेक्ट का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को स्टडी करता है, जबकि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड फोकसेस ऑन व्हाट फोकसेस ऑन द application of those principles to save firm level problems to solve firm level problems and to save the firm। now we are coming to the scope। तो इकोनॉमिक्स का स्कोप ब्रॉड होता है जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों इंक्लूड होते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का कैरेक्टर क्योंकि ये सिर्फ इंडिविजुअल फर्म्स के डिसीजन मेकिंग पर कंसंट्रेट होता है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज माइक्रो इकोनॉमिक इन कैरेक्टर, रिमेंबर दिस वन थिंग। नाउ वी आर कमिंग टू द एस्पेक्ट। तो डील्स विद द रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है? रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मतलब सोसाइटी वाइड डिस्ट्रीब्यूशन और फैक्टर पेमेंट्स इन पे। जबकि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट डील्स विद स्पेसिफिकली प्रॉफिट थ्योरीज, क्योंकि फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। अब बात आती है नेचर की। तो इकोनॉमिक्स इज बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, मतलब ये व्हाट इज और व्हाट आउट टू बी दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करता है। जबकि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पॉजिटिव है नेचर में, क्योंकि ये प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है और अंडर एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंसेस जो कंडीशन है उसके बिहाफ पर ही कोई बात करता है कि ये सिचुएशन है और इसके लिए ये सॉल्यूशन होना चाहिए। अब बात करते हैं मॉडल्स की। तो हाइपोथेसाइज इकोनॉमिक रिलेशनशिप एंड बिल्ड सिंप्लीफाइड मॉडल्स। तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स hypothesize the economic relationship and build simplified model to explain the theory, and managerial economics adopt and modifies and reformulates these models to suit specific business conditions and problem solving। So overall, traditional economics provides the theoretical foundation while managerial economics applies those theories in practical and at the firm level in context। ये कंपैरिजन आपके नेट जेआरएफ और मैनेजमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ये क्लियर होता है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक अप्लाइड ब्रांच है जो रियल वर्ल्ड डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करती है। तो ये आपको याद रखना है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। सो नाउ लेट अस डिस्कस द स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, which is extremely important for understanding how managers apply economics or economic principles to real business situation। First, we have demand analysis and forecasting। It means
डिमांड एनालिसिस में हम डिमांड फंक्शन एस्टिमेट करते हैं, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप विद फैक्टर लाइक प्राइस, इनकम, कंज्यूमर टेस्ट और रिलेटेड गुड्स के प्राइस। जबकि फोरकास्टिंग में हमें फ्यूचर डिमांड प्रिडिक्ट करनी होती है। ठीक है, जो प्रोडक्शन प्लानिंग और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होता है। अब बात आती है सेकंड, कॉस्ट एनालिसिस की। किसकी बात आती है? आपकी कॉस्ट एनालिसिस की। हमने फर्स्ट कर लिया है और अब हम खड़े हैं सेकंड पर। तो सेकंड वी स्टडी कॉस्ट एनालिसिस। इसमें कॉस्ट कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन, कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल और कॉस्ट कंट्रोल इंक्लूड होते हैं। ये एनालिसिस इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक फर्म तभी प्रॉफिट कमा सकती है जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेल प्राइस से लोअर हो। अगर कॉस्ट ज्यादा हो जाए तो प्रॉफिट सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। थर्ड, we will look into the production and supply analysis. तो when we are looking at production and supply analysis, तो production analysis in physical term में होता है। प्रोडक्शन फंक्शन को स्टडी करता है। सप्लाई एनालिसिस में स्केड्यूल, कर्व, फंक्शन, लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर कवर किए जाते हैं। प्रॉपर सप्लाई इंश्योर करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर सप्लाई इरेगुलर हो तो कंज्यूमर का ट्रस्ट लूज हो सकता है और बिजनेस फेलियर का रिस्क बढ़ जाता है। मान लीजिए कि so overall, demand analysis, cost analysis, and production supply analysis forms the backbone of managerial decision making. ये टूल्स मैनेजर को रेशनल और सफिशिएंट एफिशिएंट चॉइस में लेने में मदद करते हैं, इंश्योरिंग कि फर्म अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। ये याद रखना। ठीक है, लेट्स गो फॉरवर्ड। अब बात है, नाउ वी विल कंटिन्यू विद द फोर्थ वन, प्राइस डिसीजन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। प्राइसिंग फर्म के टोटल रेवेन्यू को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, इसीलिए प्राइसिंग डिसीजन को केयरफुली लेना बहुत जरूरी है। ये एरिया कवर करता है प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ईटीसी। साथ ही प्राइसिंग पॉलिसीज और प्राइस फोरकास्टिंग को भी वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। और याद रखिए कि प्राइसिंग हमेशा कॉम्पिटिटिव और कॉस्ट एनालिसिस के साथ कोऑर्डिनेट होनी चाहिए, अदरवाइज फर्म अपना मार्केट पोजीशन लूज कर सकती है। कि फॉर एन एग्जांपल लेट मी एक्सप्लेन। ये कंपनी ए है जो किसी प्रोडक्ट को 50 रुपए का बेचती है। ये कंपनी बी है जो मार्केट में आई और ये उसी प्रोडक्ट को 30 रुपीज का बेचती है। दोनों सेम क्वालिटी का ही बेच रहे हैं प्रोडक्ट, और हो सकता है क्वालिटी थोड़ा बहुत वेरी कर रही है। लेकिन इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? अगर हम कॉस्ट एनालिसिस करके कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एनालिसिस नहीं करके इस सबको एज कंटिन्यू होने देंगे तो धीमे धीमे क्या होगा, फर्म अपना मार्केट पोजीशन लूज कर देगी क्योंकि लोगों को वही चीज 30 रुपए में मिल रही है, वो 50 रुपए में क्यों खरीदे? सवाल ये है। फिफ्थ, बी स्टडी प्रॉफिट मैनेजमेंट एंड कैपिटल मैनेजमेंट। द प्राइमरी पर्पज ऑफ इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। फर्म का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना होता है, लेकिन प्रॉफिट अनसर्टेन होता है।
क्योंकि कॉस्ट और रेवेन्यूज कंटिन्यूसली वेरी करते हैं। इसीलिए प्रॉफिट मेजरमेंट और प्रॉफिट पॉलिसीज इंपॉर्टेंट होते हैं। और टेक्निक्स जैसे ब्रेक इवन एनालिसिस, ये मैनेजर को ये हेल्प करते हैं कि वो प्रॉफिटेबिलिटी को एवेल्यूएट कर पाए। अब बात आती है कैपिटल मैनेजमेंट की। तो कैपिटल मैनेजमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लार्ज कैपिटल एक्सपेंडिचर को केयरफुली प्लान और कंट्रोल करना पड़ता है। अगर नहीं किया तो गड़बड़ होने वाली। मैनेजर्स को कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और प्रोजेक्ट सिलेक्शन पर फोकस करना होता है, ताकि इन्वेस्टमेंट्स efficient और profitable. Sixth, we consider analysis of business environment. मैनेजर्स को अपने डिसीजन सिर्फ इंटरनल डेटा पर बेस्ड होकर नहीं लेना, उन्हें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना होता है। बिजनेस क्लाइमेट, मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज जैसे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी और मॉनेटरी थ्योरी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, फिस्कल, इंडस्ट्रियल एंड फॉरेन ट्रेड, सभी फैक्टर्स मैनेजरियल डिसीजन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर मैनेजर्स एनवायरनमेंट को इग्नोर करते हैं तो फर्म के लिए सर्वाइवल और ग्रोथ दोनों बहुत हार्ड हो जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएंगे। सो आई होप कि अभी हमने इन सभी पॉइंट्स को कवर कर लिया है। ठीक है, तो ओवरऑल pricing, profit, capital management, and business environment analysis are critical component of managerial economics. ये इंश्योर करते हैं कि फर्म के डिसीजन रेशनल, कॉम्पिटिटिव एंड सस्टेनेबल हों, अलाइनिंग विद बोथ इंटरनल ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्सटर्नल रियलिटीज। नहीं तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और यही जगह है जहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है। लेट्स गो फॉरवर्ड। अब now we will discuss the firm and its conflicting objectives. तो conflicting objectives की definition क्या है? तो a firm can be divided as an organization that combines various resources such as land, labor, capital, entrepreneurship to produce the sell goods and service in the market. ठीक है? Every firm operates with certain objectives. What objectives are these? Let me get the pen. I have got it. So every firm operates with certain objectives. These uh, includes achieving desired outcomes, developing strategies and policies, and ensuring customer satisfaction. In simple terms, फर्म का गोल सिर्फ प्रॉफिट तक लिमिटेड नहीं होता है, बाकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और कस्टमर ट्रस्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। शिफ्ट इन फोकस, ओनर्स वर्सेस मैनेजर्स। ठीक है, क्लासिकल व्यू क्या था? क्लासिकल व्यू, historically firms were managed directly by their owners. In that era, the single dominant objective was profit maximization. And then the modern view came into the scene. What happened there? With the rise of joint stock companies, ownership and management, their management got separated. And shareholders are the owners, while professional managers are appointed to run the firm. So there are two personals, shareholders and stakeholders. Okay. So shareholders focus on profit maximization क्योंकि उनका वेल्थ डायरेक्टली फर्म के प्रॉफिट से लिंक्ड होता है। ठीक है, अब बात क्या है, मैनेजर्स की बात करते हैं। तो managers, however, pursue multiple objectives. They aim to increase sales, expand company development, and secure adequate profit. At the same time, they also try to maximize their own salaries, power status, facilities, ये सारी चीजें। Now we come to shareholders, or sorry, stakeholders dilemma.
This separation creates a dilemma. Professional managers must balance the demand of shareholders who want maximum profit with the welfare of other stakeholders such as employees, suppliers, and even society at large. अगर मैनेजर सिर्फ शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को फॉलो करे तो बाकी स्टेक होल्डर्स इग्नोर हो जाते हैं। इसीलिए मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग हमेशा एक बैलेंसिंग एक्ट होता है। कैसा एक्ट है? एक बैलेंसिंग एक्ट। So overall, the firm is not just a profit-making entity. It is a complex organization where multiple objectives coexist, and managers must carefully balance conflicting interests to ensure both profitability and long-term sustainability. Profitability का मतलब ये नहीं है कि today we are going to make money और कंपनी अगले 10 साल में सरवाइव करेगी कि नहीं करेगी हमको नहीं पता, हमसे मत पूछो। This kind of act. So now we are going forward. ठीक है, अभी क्या बात करें? अभी हम बात करें किसके बारे में? मेजर थ्योरीज ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, which explains how firms make decision based on different goals. So very firstly, we will go through the profit maximization theory, which is known as traditional theory. इसको क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल थ्योरी भी कहते हैं। तो ये क्लासिकल थ्योरी कहती है कि फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, यानी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। इसका कंडीशन होता है मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू। अगर मार्जिनल कॉस्ट राइजिंग होना चाहिए एट अ पॉइंट ऑफ इक्वलिटी। क्लियर? मतलब सीधी सी बात यह है कि जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट की वैल्यू है, प्रोडक्शन कॉस्ट वैल्यू है, वो कम से कम हो और सेलिंग वैल्यू ज्यादा से ज्यादा। यू गॉट इट? तभी तो रेवेन्यू आएगा। टोटल रेवेन्यू में से अगर हम टोटल कॉस्ट हटा देंगे तो प्रॉफिट आ जाता है, सीधी सी बात है। और मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना है? जो उन दोनों के बीच का रेशियो है उसको बड़ा करना है। नाउ वी कम्स टू वोमोल रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल। यहाँ क्या है? वोमोल का मॉडल में फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना, लेकिन ये तब तक है जब मिनिमम एक्सेप्टेबल प्रॉफिट ऑलरेडी अचीव हो चुका हो। इसका फोकस प्रॉफिट से ज्यादा सेल्स पर होता है कि ज्यादा से ज्यादा बेचो और चाहे छोटा हिस्सा कमाओ प्रॉफिट का, लेकिन सेल बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो याद रहेगा बर्नौल का क्या है, इनका याद रखिए। ट्रेडिशनल थ्योरी क्या है? तुरंत कमाओ और तुरंत पाओ। बॉमोल का रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल क्या है? ज्यादा से ज्यादा बेचो कम से कम प्रॉफिट पर, चाहे प्रॉफिट कम हो कोई बात नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जितना पॉसिबल हो सके उतना बेचो। नाउ वी कम टू द मैरिस ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन मॉडल। इस मॉडल में फर्म का गोल होता है ग्रोथ रेट मैक्सिमाइज करना। मैनेजर्स यूटिलिटी डिपेंड करता है सैलरी, पावर स्टेटस और जॉब सिक्योरिटी पर। ठीक है, ऑनर्स यूटिलिटी की लिंक्ड होता है प्रॉफिट, मार्केट शेयर और कैपिटल ग्रोथ से। तो दोनों वर्क कर रहे होते हैं। दोनों का जो गोल है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा बनाना है, उस फर्म को बड़े से बड़ा बनाना है। समझ में आ गया? तो मैरिस ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन का जो मॉडल है वो कहता है बड़े बनो। कितने बड़े बन सकते हो, सिर्फ ये बात। नाउ वी कम टू द विलियमसन्स मैनेजरियल यूटिलिटी मॉडल। तो विलियमसन के मॉडल में मैनेजर अपना यूटिलिटी मैक्सिमाइज करते हैं, जिसमें स्टाफ एक्सपेंडिचर,
मैनेजर एमोल्यूमेंट्स और डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूड होते हैं, लेकिन एक कांस्टेंट होता है, मिनिमम प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के लिए इंश्योर करना होता है। ठीक है, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द बिहेवियरल। अब हम कहा जाएंगे, तो हमने ये भी कर लिया, अब आती है बात बिहेवियरल की। तो बिहेवियरल सेटिस्फाइंग और सेटिस्फाइंग थ्योरी साइमन सायर्ट और मार्च ने दी है। ये थ्योरी कहती है कि फर्म सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ प्रॉफिट, सेल्स या मार्केट शेयर अचीव करना चाहते हैं। कि देखो, मेरा मार्केट में जितना भी सामान बिकता है उसमें से मुझे 70% मार्केट पे क्या करना है, अपना आधिपत्य जमाना है कि यहां मैं बैठा। ये अप्रोच अराइज होती है ड्यू टू इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन और अनसर्टेनिटी इन रियल वर्ल्ड डिसीजन मेकिंग जब कंडीशन ऐसी। आई होप यू गॉट इट। चलिए 6th पे आते हैं। और जो भी कोई भी दिक्कत आएगी, इन फ्यूचर हम डाउट सेशंस भी रखेंगे, उसमें हम और बात करेंगे। तो चाइल्ड्स सिक्योरिटी प्रॉफिट हाइपोथेसिस क्या है? इस मॉडल में फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है लॉन्ग रन सर्वाइवल और सिक्योरिटी प्रॉफिट, ना कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करता है कि हम थोड़ा कमाएंगे, लंबा चलेंगे, लंबा टिकना है हमको मार्केट में, दैट्स इट। अब आता है सिटॉफ्स्की का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइजेशन। तो सिटॉफ्स्की का कहना है कि एंटरप्रेन्योर्स कभी-कभी पर्सनल सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करते हैं, मतलब एक पॉइंट के बाद प्रॉफिट से ज्यादा लेजर और पीस इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये थ्योरीज दिखाती हैं कि हर फर्म का ऑब्जेक्टिव अलग हो सकता है, प्रॉफिट, रेवेन्यू, ग्रोथ, सेटिस्फैक्शन या लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। ठीक है, तो इन्हें आप अगर एग्जामिनेशन के पर्पज से दिमाग में रखें तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, चाहे मैनेजमेंट वाले एग्जाम में फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम की बात करें या फिर नेट जेआरएफ वाले एग्जाम की बात करें, तो इसे ध्यान में रखना चाहिए। लेट्स गो फॉरवर्ड। अब बात है डिसीजन ऑफ बिजनेस फर्म्स अंडर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। डिसीजन मेकिंग अलग अलग कैसे हो सकती है, फर्म टू फर्म डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। चलिए, काफी देर हो गई है आज रिकॉर्ड करते करते। Now let's understand the steps involved in managerial decision making, which is one of the core function of management. डिसीजन मेकिंग और फॉरवर्ड प्लानिंग दोनों मैनेजमेंट के एसेंशियल टास्क हैं, लेकिन इफेक्टिव डिसीजन तभी पॉसिबल होता है जब अप्रोच टाइमली, साइंटिफिक और सिस्टमेटिक हो। कैसी हो? टाइमली हो, साइंटिफिक हो और सिस्टमेटिक हो। लेट मी एक्सप्लेन। टाइमली, साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक। आप डिसीजन मेकिंग का जो भी डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट ही तब होगी जब वो टाइम पे डिसीजन लिया गया हो, साइंटिफिक तरीके से लिया गया हो, सिस्टमेटिक अप्रोच रखी गई हो। ऐसा नहीं है कि अब तो ड्रॉप डाउन हो चुका है सब कुछ, अब ले रहे हैं डिसीजन, या फिर कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है लेने का, ले लिया है बस। दैट्स एंड दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। आइडेंटिफाई बिजनेस प्रॉब्लम्स। सबसे पहला स्टेप है प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना। यह प्रॉब्लम इंटरनल हो सकता है जैसे प्रोडक्ट क्वालिटी इशू, या एक्सटर्नल हो सकता है जैसे गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसीज। अगर प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन होता है तो सॉल्यूशन भी वेग ही रहता है।
अगर प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन नहीं होता है तो सॉल्यूशन कैसा रहता है? वेग ही रहता है। और अगर प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन होता है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड रहता है, क्लियर रहता है, क्रिस्टल क्लियर रहता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स। अगला स्टेप है ऑब्जेक्टिव सेट करना। ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, सेल्स मैक्सिमाइजेशन हो, या मल्टीपल गोल्स हो जैसे मार्केट शेयर बढ़ाना और कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंश्योर करना। इस स्टेज पर टाइम होराइजन और अनसर्टेनिटी को भी कंसीडर करना होता है। सॉरी। नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड पॉइंट। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? डिस्कवरिंग अवेलेबल अल्टरनेटिव्स। यहां मैनेजर क्या करता है? मैनेजर सारे पॉसिबल अल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर करता है और ये अल्टरनेटिव्स टाइम, कॉस्ट, रिसोर्सेज के कंस्ट्रेंट्स के अंदर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर फर्म में टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है तो ऑप्शंस हो सकते हैं इंटरनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जॉइंट वेंचर या टेक्निकल कोलैबोरेशन। evaluating consequences of various alternatives। अब जो अल्टरनेटिव्स हमने चूज किए हैं, जिन अल्टरनेटिव्स को हमने लिस्ट किया है, हम उनके कॉन्सिक्वेंसेस को क्या करते हैं? इवेल्युएट करते हैं। हर अल्टरनेटिव का प्रोज और कॉन्स इवेल्युएट करने होते हैं, मतलब उस ऑप्शन से क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और क्या लिमिटेशंस फेस करनी पड़ सकती हैं, या क्या और मेजर करेक्टिव मेजर्स हैं जो लिए जाए और एक नया अल्टरनेटिव बनाया जाए। ये एनालिसिस रेशनल डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। पांचवा स्टेप क्या है? हम सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं। अब मैनेजर जब बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करता है तो जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन होना चाहिए, ये बात भी इंश्योर करता है कि जब मैंने इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है तो ये जो मेरा स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, जो मेरा क्लियर ऑब्जेक्टिव है, क्या ये उसे सर्व कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इस स्टेज पर एनालिटिकल टूल जैसे मार्जिनल एनालिसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग और गेम थ्योरी का यूज किया जा सकता है। अब बात आती है छठवें स्टेप की। तो आपका स्टेप 6 क्या है? तो एग्जीक्यूशन एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस। लास्ट स्टेप है डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना और सेंसिटिविटी एनालिसिस करना। मतलब अगर कोई क्रिटिकल फैक्टर जैसे इकोनॉमिक रिसेशन या डिमांड फॉल, कोई भी क्रिटिकल फैक्टर अगर चेंज हो जाए तो डिसीजन कैसे एडजस्ट किया जाए। ये प्रोएक्टिव प्लानिंग इंश्योर करता है कि फर्म अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस में भी सस्टेन कर सके। तो ये 6 स्टेप्स हैं, 6 स्टेप का स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, ये इफेक्टिव मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, सेम इसी तरह इसी क्रम में रहेगा। नेट जेआरएफ और एमबीए एग्जाम में भी इसी तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, नाउ वी विल फॉरवर्ड and let's now understand the concept of marginal analysis and its relevance to business decision making। तो मार्जिनल एनालिसिस का मतलब होता है एक एडिशनल यूनिट ऐड करने से क्या नेट बेनिफिट मिलेगा। इसमें हम कंपेयर करते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट वर्सेस एक्स्ट्रा बेनिफिट। ये एनालिसिस तब इम्पोर्टेंट होता है जब रिसोर्सेज स्कार्स होते हैं और मैनेजर को डिसाइड करना होता है कि एक और यूनिट इनपुट देना वर्थवाइल होगा या नहीं। नाउ वी कम टू द मार्जिनल चेंज। ये एक वेरी स्मॉल चेंज होता है, बहुत छोटा चेंज होता है, जैसे आउटपुट या इनपुट में थोड़ा सा इंक्रीमेंट।
ये तभी पॉसिबल होता है जब प्रोडक्ट्स या इनपुट परफेक्टली डिविजिबल हो फ्रॉम एग्जाम फॉर द एग्जाम्पल एंड लेट मी एक्सप्लेन दिस। अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से टोटल कॉस्ट बढ़ता है तो उस चेंज को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है इंक्रीमेंटल चेंज की। इसे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। रियल वर्ल्ड में चेंज हमेशा स्मॉल नहीं होते हैं। टेक्नोलॉजी के लिमिटेशंस की वजह से चेंज स्पेसिफिक लॉट्स में होते हैं। मैनेजर जो है वो ऐसे केस में इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इज इक्वल टू इंक्रीमेंटल कॉस्ट के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ मार्जिनल एनालिसिस। अब आ जाते हैं। अब हमने क्या क्या कर लिया है? हमने मार्जिनल एनालिसिस कर लिया, यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब हम यहाँ हैं और ये करके आगे बढ़ेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ मार्जिनल एनालिसिस एंड कोर डेफिनेशन। अब सिग्निफिकेंस ऑफ मार्जिनल एनालिसिस क्या है? जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तब मार्जिनल एनालिसिस हेल्प करता है एस्टिमेट करने में कि एक एक्स्ट्रा इनपुट जैसे एक एडिशनल मैन आवर या इन्वेस्टमेंट कितना एक्स्ट्रा आउटपुट या रिटर्न जनरेट करेगा। ये डिसीजन मेकिंग में रेशनल और एफिशिएंट पोजीशन प्रदान करता है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं कोर कॉन्सेप्ट की। टेक्निकली मार्जिनल एनालिसिस के वेरिएबल छोटे से चेंज का इफेक्ट स्टडी करते हैं। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स तो मार्जिनल एनालिसिस देखता है कि x में एक यूनिट चेंज होने पर y में कितना यूनिट चेंज होता है। तो ओवरऑल मार्जिनल एनालिसिस एक पावरफुल टूल है जो मैनेजर्स को हेल्प करता है कॉस्ट बेनिफिट कंपैरिजन करने में, स्पेशली जब फर्म को लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर ऑप्टिमल डिसीजंस लेने हो। Now we will forward. So let's now explore the key principles and relationships of marginal analysis, which are essential for understanding how firms make rational decisions. Rule of marginal analysis. Now we are going to talk about the factor payment. लेबर को उसके मार्जिनल प्रोडक्ट के बेसिस पर पे किया जाता है। ठीक है, मैथमेटिकली W इज इक्वल टू MP1, जहां पे W क्या है? वेज है। MP1 क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है। अब बात करते हैं हम प्राइसिंग की। तो किसी गुड का जो प्राइस, किसी भी चीज का जो प्राइस है वो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के बेसिस पर डिटरमाइन होता है। Px इज इक्वल टू MUX, जहाँ Px क्या है? प्राइस ऑफ गुड है और MUX क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी है। अब बात आती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है? फर्म का प्रॉफिट तब मैक्सिमाइज होता है जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर रहता है, या और ये कंडीशन इंश्योर करती है कि फर्म न तो ज्यादा प्रोड्यूस करे ना ही कम, जस्ट ऑप्टिमल लेवल, जितना बिच रहा है, जितना खपत हो रही है उतना प्रोड्यूस हो रहा है, बात खत्म। रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज आउटपुट एंड मार्जिनल आउटपुट। जब एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज करता है, क्या? जब एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज करता है उस कंडीशन में मार्जिनल प्रोडक्ट कम हो जाता है और एवरेज प्रोडक्ट ज्यादा हो जाता है। और जब एवरेज प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है तब आपका एवरेज प्रोडक्ट भी कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा वो भी बराबर रहेगा। अब बात आती है एवरेज प्रोडक्ट जब इंक्रीज करता है तब क्या होता है? तब मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा हो जाता है और एवरेज प्रोडक्ट कम पड़ जाता है। ये रिलेशनशिप प्रोडक्शन डिसीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैनेजर को लगता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा है तो प्रोडक्शन एक्सपेंड करना बेनिफिशियल होगा। तो ओवरऑल marginal analysis is not only helps in pricing and wage decision but also guides production and profit strategies. तो I hope आपको ये principles समझ में आ गए। Now we will forward. Let us now review some key marginal concepts
that are fundamental to the managerial economics and decision making. Marginal revenue. Okay, we are going to talk about marginal revenue. ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू जब एक एडिशनल यूनिट सेल किया जाता है. मैथमेटिकली अगर फर्म एक और यूनिट सेल करता है तो टोटल रेवेन्यू कितना बढ़ता है, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू. आई होप यू गॉट इट. फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, एक कंपनी है जिसका रेवेन्यू 1000 रुपीज है. वो एक और प्रोडक्ट सेल करती है और उसका रेवेन्यू 1010 रुपीज हो जाता है. तो जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो 10 रुपीज होगा. यू गॉट इट. अब आते हैं हम मार्जिनल कॉस्ट पर. ये बताता है कि एक और यूनिट प्रोड्यूस करने से टोटल कॉस्ट कितना इंक्रीज होती है. ठीक है. मैनेजर इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं और डिसाइड करते हैं वेदर प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट इज प्रॉफिटेबल और नॉट. ठीक है. सिर्फ इतनी सी बात है. मार्जिनल रेट ऑफ सबमिशन, एमआरएस, ये कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है. एमआरएस बताता है कि कंज्यूमर कितना बाय सेक्रीफाइस करेगा और एक यूनिट एक्स लेने के लिए बिना अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल को चेंज किए. यानी इट रिफ्लेक्ट्स कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अनदर. ठीक है. Now we are coming to the marginal rate of technical submission, MRTS. ये प्रोडक्शन थ्योरी का कॉन्सेप्ट है. MRTS बताता है कि एक फैक्टर जैसे लेबर, ये इसे जो दूसरे फैक्टर हैं जैसे कैपिटल, इसके साथ किस रेट पर सब्स्टिट्यूट किया जाए या किस रेट पर सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है जब आउटपुट कांस्टेंट रखा जाए. जो आउटपुट है, जो प्रोडक्शन वैल्यू है, वो उतनी ही बनी रहे, कांस्टेंट बनी रहे. ये मैनेजर्स को हेल्प करता है रिसोर्स अलोकेशन में और इनपुट मिक्स ऑप्टिमाइज करने में. तो ये 4 मार्जिनल कॉन्सेप्ट हैं, एमआर, एमसी, एमआरएस और एमआरटीएस. आप इन्हें समझ सकते हैं. ठीक है. नाउ डिसीजन मेकिंग के डिफरेंट डायमेंशंस को ये कवर करते हैं. रेवेन्यू, कॉस्ट, कंज्यूमर चॉइस और प्रोडक्शन एफिशिएंसी. Now we are coming forward to the next thing. Now let us understand the uses and practical application of marginal analysis in business making, business decision making. 1. Choosing the best level of output. What? Marginal analysis is especially useful when dealing with the curvilinear function, जहां आउटपुट और कॉस्ट की जो रिलेशनशिप है वो लीनियर नहीं होती है. मैनेजर को फाइंड करना होता है, क्या मैनेजर फाइंड द ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट एट द पॉइंट वेयर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स द मार्जिनल रेवेन्यू. ये कंडीशन इंश्योर करती है कि फर्म न ज्यादा प्रोड्यूस करे और न कम, जस्ट द मोस्ट प्रॉफिटेबल क्वांटिटी. ठीक है. सेकंड क्या है आपका, डिसीजन मेकिंग अंडर कॉन्स्टेंट्स. जब फर्म के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जैसे मैन आवर्स, मशीन आवर्स या इन्वेस्टमेंट, तब मार्जिनल एनालिसिस हेल्प करता है डिसाइड करने में कि एक एडिशनल यूनिट यूज करना वर्थवाइल होगा या नहीं. मैनेजर एंटिसिपेट्स द एडिशनल रिटर्न एंड कंपेयर इट विद द एडिशनल कॉस्ट टू मेक द rational decision. That's it. Now we are coming to the third point, situations where marginal analysis excels over incremental analysis. Marginal analysis कुछ specific situations में incremental analysis से better perform करता है, especially when precision is required. Best level of input choose करना when input output relationship shows the
demonizing returns. बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स सेलेक्ट करना जब रिसोर्स स्कार्स हो और प्रोडक्ट्स सब्स्टिट्यूट होते होते हों एट अ डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। लेटेस्ट कॉस्ट और सॉरी लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट आइडेंटिफाई करना जब इनपुट सब्स्टिट्यूबल हो बट at the decreasing efficiency. अब ऑप्टिमम मेच्योरिटी ऑफ एसेट डिटरमाइन करना, जैसे एसेट जो टाइम के साथ वैल्यू गेन करते हैं बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो ओवरऑल मार्जिनल एनालिसिस एक पावरफुल डिसीजन मेकिंग टूल है जो मैनेजर को हेल्प करता है ऑप्टिमाइज करने में कि आउटपुट, इनपुट, कॉस्ट, प्रोडक्ट मिक्स और इवन एसेट मेच्योरिटी ये सब किस तरीके से वर्क करेंगे। आई होप यू गॉट इट। नाउ वी आर गोइंग फॉर द समरी। एक ब्रीफ समरी कर लेते हैं पूरे लेक्चर की और 1 आवर में हम ये लेक्चर खत्म कर देंगे। लेट अस नाउ कंक्लूड दिस लेसन, ठीक है। जस्ट ब्रीफ समरी है। We begin by understanding the nature and scope of managerial economics and how is it closely associated with traditional economies. While traditional economics provides the theoretical foundation and managerial economics focuses on applying those principles to solve the real world business problems. We then explored how managerial economics emphasizes the decision-making processes at the firm level. Okay. Using the decision modules, analyzing decision variables. Throughout the lesson, we saw the managerial decision can be various types, scientific or intuitive, or strategic or tactical, certain or uncertain, and major or minor, hard or soft, depending on the nature of the issue. It is never something written on some kind of paper. It is always changing with the condition. Finally, we discussed how business economics play a vital role in assisting manager. They use specialized skills and advanced techniques to support effective decision making and forward planning. This makes managerial economics a crucial area of study for all management students, especially those who are preparing for competitive exams like NET, JRF, and who are going to mm, uh, write the examination for the first semester of MBA. अब बात करते हैं कि भैया अगर आपको लगी है ये वीडियो इंफॉर्मेटिव, ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका जो सपोर्ट है उससे हम जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है उसे और अच्छा बना पाएंगे। बेल आइकॉन भी प्रेस करते जाइए ताकि नेक्स्ट लेक्चर जब भी आए, जब भी क्या आए, अब तो रोजाना 2-3 लेक्चर्स आ ही रहे हैं कंटिन्यू, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।